नोट कर लो हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन। तो हमने क्या लेना है, लाइन चार्ज एक लेना है। लाइन चार्ज का मतलब एक पर्टिकुलर लाइन पे, इनफाइनाइट लाइन पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आप बराबर बराबर टुकड़े अगर लें उसके, तो उसमें बराबर ही चार्ज होगा। ठीक है, जैसे ये कोई लाइन है, इस पर मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है। कोई मैंने लाइन ली, तो मान लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, जैसे मान लो इसकी लेंथ एल है। ठीक है, तो एल लेंथ का मैं जैसे मैं इसके टुकड़े कर दूं, एल बाई 6 टुकड़े बराबर कर दूं, तो एल बाई सिक्स एल बाई सिक्स एल बाई सिक्स के 6 टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इन एल बाई सिक्स के टुकड़ों में बराबर ही चार्ज होगा। कहने का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। ऐसा नहीं कुछ एक टुकड़े में बहुत ज्यादा चार्ज हो गया, दूसरे टुकड़े में बहुत कम चार्ज हो गया। ये बात मत का मतलब समझ में आया। जैसे यार ये आपका क्या है, मार्कर है। ठीक है, अब मैं कहूँ ये यूनिफॉर्म, इसमें जो इस पर्टिकुलर मार्कर में जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा, इतने टुकड़े का वजन अगर मैं बराबर बराबर टुकड़े करूं, तो सभी का वजन क्या होगा, जो मास होगा बराबर ही होगा। समझ गए हो ना। ये 11th में हमने रोटेशनल मोशन में ही पढ़ाया था, याद करो, सेंटर ऑफ मास जब पढ़ाया था। तो हालांकि वहां पे मास का खेल था, यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो जब कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है लाइन वायर में, या फिर लाइन चार्ज किसी लाइन में पर्टिकुलर लीनियर चार्ज होता है, तो उसको उसको डिफाइन करते हैं, या फिर उसको उसका एक कांस्टेंट टर्म होता है लेमडा। लेमडा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई अब अभी नहीं किया करोगे। लेमडा इज कॉल्ड, अच्छी बात है किया होगा। लेमडा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको डिफाइन क्या करेंगे, टोटल चार्ज ऑन द वायर अपॉन लेंथ। किसी पर्टिकुलर एल लेंथ पे कितना चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू अपॉन एल। जैसे कि ये कोई रॉड है, जैसे मैं समझा रहा हूँ मास के टर्म में समझा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर रॉड का मास क्या है, एम है सपोज। ठीक है, और एल लेंथ कितनी है, एल है। तो अगर मैं कहूँ इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, एम बाई एल, होगा कि नहीं होगा। अब ये एम बाई एल का करूँ क्या, मैं आचार थोड़ी रखना है इसका। इसका काम क्या है एम बाई एल का, किसी भी पर्टिकुलर टुकड़े का मुझे मास पता कर देगा, ये बता देगा। जैसे मैं एल वाई सिक्स टुकड़े इस रॉड का मैं एल वाई सिक्स टुकड़ा करूँ, अब मुझसे कहा जाए भैया एल वाई सिक्स जो टुकड़ा है इसका मास बताओ, तो एल वाई सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो एम बाई सिक्स मास हो जाएगा। देखो मास 1/6 टाइम बट गया है, इसका 1/6 एम बाई सिक्स मास होगा, अगले एल बाई सिक्स टुकड़े का एम बाई सिक्स मास होगा। ऐसे 6 टुकड़े होंगे, 6 टुकड़ों का मास कितना होगा, एम बाई सिक्स होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मास कितना होगा, एम आ जाएगा फिर से। कहने का मतलब है ये एक तरीके से एक कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर लीनियर चार्ज के लिए, जिससे कि हम किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का पे कितना चार्ज है वो पता कर सकते हैं इस लेमडा से। अगर उस पर्टिकुलर जैसे इतने टुकड़े का मुझे चार्ज पता करना है, तो इतने टुकड़े की लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो इतने पर्टिकुलर टुकड़े का मुझे क्या कहते हैं, चार्ज पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात। हर हर उसकी चार्ज हर पर्टिकुलर लाइन वायर के लिए अलग अलग होगी, लाइन चार्ज के लिए अलग अलग होगी। तो डिपेंड करता है ना क्या दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है, कोई कांस्टेंट नहीं है। इस पर्टिकुलर केस हमेशा किसी पर्टिकुलर केस के लिए कांस्टेंट ही रहेगी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, वो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है, लेकिन कांस्टेंट होती है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो लेमडा की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। अभी ध्यान क्या रखना है, इससे इसका करेंगे क्या हम, इसका काम है टू फाइंड द चार्ज विद इन अ पर्टिकुलर लेंथ, चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर लेंथ। एल टोटल लेंथ है, क्यू टोटल चार्ज है। अगर मैं पर्टिकुलर किसी भी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं, मुझसे कहा जाए इससे पर्टिकुलर लेंथ का चार्ज बताओ, तो क्या करूंगा मैं, उस पर्टिकुलर लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा। कहने का मतलब ये यूनिफॉर्म, इसकी एक प्रॉपर्टी है, लाइन चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है लेमडा, और ये कांस्टेंट रहती है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। जैसे मास में मैंने बताया तुम्हें, जैसे पूरा मास एम है, लेंथ एल है, तो एम बाई एल क्या होगा, एक एक तरीके से एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। अब मैं किसी भी पर्टिकुलर लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा, उस पर्टिकुलर लेंथ का मास बता देगा हमें। समझ रहे हो।
ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये नहीं समझ आई तो टॉपिक भी नहीं समझ में आएगा, समझ गए? तो इतना याद रखना आपको, यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का अगर कोई वायर है तो उसकी एक कांस्टेंट टर्म डिफाइन करा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं। इसको लिखते कैसे? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो मान लेते हैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हम गॉस लॉ के थ्रू पता करेंगे। तो क्या करना है, इसके लिए हमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होती है, हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होती है, जिसके अंदर चार्ज क्या होता है? इंक्लोज्ड होता है, और जिसपे हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा बताता जाना वैसे करते जाना। एक हमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनानी है, ये हाइपोथेटिकल होगी। ठीक है, एक हमें गॉसियन सरफेस बनानी है, क्योंकि ऐसे एक क्लोज सरफेस बनानी ही पड़ेगी, तभी हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, मान लेते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का क्या है? आर रेडियस है, ये लाइन है, लाइन चार्ज। और मुझे भाई पर्टिकुलर आर डिस्टेंस से पता करना है ना, तो आर रेडियस का मुझे क्या लेना है? राइट सर्कुलर सिलेंडर लेना है, जिसके एक्सिस पे ये लाइन चार्ज लाई करना चाहिए। ठीक है, लाइन चार्ज तो इनफाइनाइट है, मैंने कुछ छोटे से टुकड़े एल या फिर कोई भी एल एल लेंथ का पता एनालिसिस करना है। तो एल लेंथ की मैंने क्या, एक एल हाइट का मुझे राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है और गॉसियन सरफेस बनानी है। इसको बोलेंगे, कहाँ पे बना देता हूँ उसको, इसको बोलेंगे क्या? सिलेंड्रिकल गॉसियन। भैया बहुत पूछा जाता है डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेनी है जिसका रेडियस एल है और हाइट कितनी है? एल है, सॉरी रेडियस आर है और हाइट कितनी है? एल है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्यू अपॉन एल है। क्यू क्या है? इतनी एल लेंथ में इतना चार्ज है। भाई चार्ज तो इनफाइनाइट है, लेकिन मुझे एल लेंथ का एनालिसिस करना है, इस एल लेंथ में कितना चार्ज है? टोटल चार्ज, वो वो क्यू है। लेमडा की वैल्यू क्या है? क्यू अपॉन एल। लेमडा को क्या बोलोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब है कि चार्ज की कितनी डेंसिटी है किसी पर्टिकुलर लेंथ के हिसाब से। इसको ये कांस्टेंट क्वांटिटी है पर्टिकुलर केस के लिए। समझ में आ गई बात? यहाँ तक तो क्लियर होगा? ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। एक मुझे अब मुझे क्या करना है? गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो हम नॉर्मल जो फ्लक्स निकालते थे उसका तरीका लेना है। एक हमें इस सिलेंडर के एक सरफेस में मुझे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना है, ds। कर्व सरफेस एरिया पे, यानी सिलेंडर का जो कर्व एरिया होता है, ये टॉप फेसेस हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले गोला सर्कल्स होते हैं ना, ऊपर ऊपर और नीचे। साइड में क्या होता है? कर्व सरफेस होती है। तो कर्व सरफेस पे मुझे एक डीएस का एक मतलब कि एरिया एलिमेंट लेना है जिसकी एरिया कितनी है? डीएस है। अच्छा, इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी, ऐसे होगी ना, जैसे ये लाइन चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? ऐसे, ऐसे, चारों तरफ होगी, लेकिन रेडियल डायरेक्शन में होगी। इधर होगी, उधर साइड में होगी, तुम्हारी तरफ आ रही होगी, लेफ्ट की तरफ जा रही होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अब मुझे एक छोटा सा टुकड़ा लेना है कि सबको एक साथ करोगे तो क्या फायदा, मैथमेटिकल टूल का यूज करना है हमें। तो इस पर्टिकुलर एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, और साथ ही साथ इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही होगी। हाँ कि ना? अच्छा, तो इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया एलिमेंट की से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा उसको मान लेते हैं d5। d5 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट। इतना समझ में आया? अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, मतलब क्लोज सरफेस है ना, तो सरफेस इंटीग्रेशन किया, ई डॉट ds
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है भैया बताओ, थीटा की वैल्यू, वेरी गुड। तो ई डी एस, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, ई तो कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि रेडियल है, आर डिस्टेंस से बराबर ही लग रही होगी, जितनी भी कर्व सरफेस है, जितनी भी कर्व सरफेस है वो आर डिस्टेंस पे ही तो है सेंटर से, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है वो कांस्टेंट ही लग रही होगी। तो ई को मैंने बाहर ले लेना है, इसका मुझे वो करना है इंटीग्रेशन। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ। नो, वो तो यार वॉल्यूम होता है, क्या बोल रहे हो। ये डीएस एलिमेंट कहाँ पर है भैया मेरे, कर्व सरफेस पे है, तो इसका इंटीग्रेशन करके कर्व सरफेस एरिया आएगी ना सिलेंडर की, कितनी आएगी समझ भाई, बताओ। अरे वाह, बताओ कितनी होती है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ई मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर एल, इस पर्टिकुलर कर्व सरफेस एरिया पे जो फ्लक्स है वो है टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की वैल्यू थ्रू कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, ऊपर ऊपर एंड भी तो है, टॉप फेसेस भी तो है, इन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेना है मुझे, एक एरिया एलिमेंट ले लेना है, यहाँ पे भी एक एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी भाई। अच्छा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मान लो डीएस है, इसका भी एरिया है, डीएस वेक्टर, और ये तो ऊपर की तरफ जाएगा भाई। अगर टॉप फेस की बात करूँ मैं, यहाँ पे कोई एरिया एलिमेंट लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही होगी, वो एरिया एलिमेंट ऐसे जाएगा, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0। कहने का मतलब है टॉप फेसेस से कोई भी फ्लक्स नहीं पास हो रहा है, टॉप फेसेस से फ्लक्स इज 0 एट द टॉप फेसेस, एट बोथ द टॉप फेसेस। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और डाउनवर्ड आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसकी इसमें भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो नीचे सर्कुलर पोर्शन और ऊपर सर्कुलर पोर्शन में फ्लक्स पास नहीं होगा, केवल टोटल फ्लक्स कहाँ से पास होगा, कर्व सरफेस एरिया से। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो यानी टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, क्योंकि बाकी इन दोनों पे तो 0 है, और कर्व सरफेस है, 3 ही तो पोर्शन होते हैं सिलेंडर के, कर्व्ड, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम में 0, कर्व पे इतनी आ रही है। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करना है भाई, गॉस थोड़ी चलेगी, नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, रुको रुको, आ गई। हम्म, नहीं आई है, अब आ गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल चार्ज इंक्लोज्ड, जो टोटल फ्लक्स होता है कोई भी गॉसियन सरफेस के थ्रू, वो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और हमने जो नॉर्मल फॉर्मूले से निकाला है वो कितना टोटल फ्लक्स है, इक्वल टू 2 पाई आर एल। आ रहा है कि नहीं। अच्छा, क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो लेमडा के टर्म में, लेमडा एल, हाँ लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू हमें पता करनी है,
तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, बताओ। एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, लेमडा अपॉन 2 पाई आर। लेमडा 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, तो ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आ गया? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी फॉर लाइन चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कुछ भी डाउट हुआ हो तो पूछ लो, कुछ भी डाउट हुआ होगा तो पूछ लो। तो ऐसा करो, थोड़ी थ्योरी लिखवाऊंगा, उसके बाद चीजें करेंगे। देखो थ्योरी लिखो भाई, तो डायग्राम बना लो इसका, जो सिलेंडर वाला है वो बना। यार सही हो गया। अच्छा लिखो, थ्योरी लिखो, डायग्राम बना लो। चलो लिखो। तो लिखो, let us consider a uniformly charged A पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज भी हम ले सकते हैं वो लाइन वायर में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द वायर हो जाएगी, ठीक है। लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ए पॉजिटिव वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ having a constant linear charge density, having a constant linear charge density. Let us consider a let us consider a uniformly charged a positive wire of infinite length of infinite length having a constant linear charge density that is charge per unit length, that is charge per unit length। तो लैम्डा की यूनिट क्या होगी भाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ये जो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। हाँ वेरी गुड, लैम्डा कूलॉम पर मीटर। लिखो लैम्डा कूलॉम पर मीटर। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड is required
At distance r from wire. At distance r from wire. Line change. Let us draw a let us draw a coaxial Gaussian surface. Coaxial cylindrical Gaussian surface of length L and radius r. Of length L and radius r. Radius r. फिर लिखो लिखिए फ्लक्स थ्रू लाइन चेंज करके लिखना फ्लक्स थ्रू ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गॉसियन सरफेस यहाँ से पूरा यहाँ तक नोट कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक नोट हो गया यहाँ तक हो गया इसके बाद लिखिए द फ्लक्स थ्रू प्लेन एंड विल बी जीरो द फ्लक्स थ्रू प्लेन एंड ये जो प्लेन एंड है इनके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा प्लेन एंड विल बी जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है किसके डीएस के डीएस लिख लेना ब्रैकेट में सही हो जाएगी सही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर डीएस फिर पूरा लिख लो बाय गॉस थ्योरम जो भी पूरा लिखा हुआ वो लिख लो हो गया अबे यार 3 लाइन जल्दी लिखो 3 ही लाइन तो लिखो अच्छा ई की जो वैल्यू है अब एक ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए आ जाता है इसमें
ये जो ई का फॉर्मूला आया है, इस वाले फॉर्मूले से अगर ध्यान से देखो, लेमडा कांस्टेंट क्वांटिटी है, 2 पाई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं ई और आर के बीच में, तो कैसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ भी प्लॉट कर लो। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वायर बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो, जब डिस्टेंस कम थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा थी, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती सॉरी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, ये ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए पूछा जाता है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, आर क्या है भाई मेरे, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, सरफेस जो कर्व सरफेस है, जिस पर्टिकुलर ये वायर है, इससे जितनी दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, लेकिन 1/r की फॉर्म में, आर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं। इस लाइन वायर के लिए 1/r की फॉर्म में होती है, आर स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होती है। हम्म, हो गया। अब सेकंड एप्लीकेशन हम बताएंगे, उसको देखना है। सेकंड एप्लीकेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज, हेडिंग डालिए, 3 है। ये समझो चैप्टर खत्म होने वाला है। लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग, मैं लिख ही दे रहा हूँ यार। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। प्लेन प्लेट भी हो सकती है, शीट भी हो सकती है, प्लेट भी नाम से भी आ सकता है, नोट करो उसको। प्लेन शीट, ठीक है, तो नोट करिए। तो उसमें क्या करना है, अब देखो अब क्या है, अब पर्टिकुलर एरिया में चार्ज फैला हुआ है ना, कि पिछले केस में क्या था, एक लाइन में फैला हुआ था, तो हमने टर्म यूज किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या है, चार्ज फैला हुआ है पर्टिकुलर शीट पे, कुछ ऐसे मान लेते हैं कि इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब तो समझ ही गए होगे आप, कि हर पर्टिकुलर बराबर बराबर एरिया पे बराबर बराबर चार्ज होना। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी पोर्शन में बहुत ज्यादा चार्ज हो गया और किसी पोर्शन में बहुत कम चार्ज हो गया, ऐसा नहीं है, बराबर टुकड़े में बराबर चार्ज। लाइन में क्या होता था, बराबर लेंथ में बराबर चार्ज। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इनफाइनेटली चार्ज शीट से हमें, प्लेन शीट से हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पता करना है। अब इसमें एक टर्म यूज होता है सिग्मा, इसमें क्या टर्म यूज होता है, सिग्मा, उसमें क्या होता था, लेमडा। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वहां पे क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ क्या यूज हो रहा है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब कभी एरिया की बात आएगी तो सिग्मा यूज करेंगे, जब कभी लेंथ की बात आएगी तो लेमडा यूज करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन ए। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इस पर्टिकुलर का यूनिफॉर्मली चार्ज है तो। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज, इनफाइनेटली यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस, यहाँ पे भी सिलेंडर ड्रॉ करना होगा, सिलेंडर, एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करना होगा।
जो कि इसको पियर्स करता हुआ जा रहा है, चीरता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो चीरता हुआ जाएगा। एक गॉसियन सिलेंडर हमें ड्रॉ करना है। ये जो मैंने गोला बनाया है बीच में, ये क्या है? ये सरफेस पे जो भाई कोई भी जैसे पेपर है, पेपर को एक सिलेंडर पास करो, तो सिलेंडर इसको पियर्स कर या फिर चीरता हुआ जाएगा, तो जहाँ पे चीरा होगा वहां पे भी तो एक पर्टिकुलर रीजन होगा वो। हाँ, तो ये जो सर्कुलर एंड है वो इसके सर्कुलर एंड के बराबर है, और मतलब एरिया इन तीनों की बराबर होगी, ठीक। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर शीट से ये जो पॉइंट है वो आर डिस्टेंस दूर पे है, और ये वाला भी पॉइंट आर डिस्टेंस की दूरी पे है, दोनों आर आर डिस्टेंस की दूरी पर है। इतना समझ में आया? इस, इसकी पर्टिकुलर एरिया कितनी ए, तो इसकी भी ए हो जाएगी, इसकी भी ए हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ, तो अगर मैं यहाँ से एक इस पर्टिकुलर सर्कुलर एंड की बात कर रहा हूँ अभी मैं, इन दो सर्कुलर एंड्स की बात कर रहा हूँ, फिर ये जो कर्व पोर्शन होगा उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? इसी तरफ होगी। समझ में आई बात? इस पर्टिकुलर एरिया, अगर देखो ये सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई शीट ऐसे लगी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और इसकी तरफ जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी किस तरफ है? इसी तरफ है। समझ गए? इतना समझ में आया कि दोनों सर्कुलर एंड की में क्या केस हो रहा है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं होता कि एक ही तरफ जा रही होती, फैलती है ना चारों तरफ। शीट ऐसे है, शीट ऐसे है, सपोज ये शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी, उधर भी होगी, ऊपर की तरफ थोड़ी ना होगी, ऐसे भागेगी। पॉइंट चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ होती है, यहाँ पॉइंट चार्ज थोड़ी ना, यहाँ तो फैला हुआ है चार्ज। समझ गए? अब बात करते हैं इसकी इसकी कर्व सरफेस एरिया की। अब इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। एरिया वेक्टर भाई कर्व सरफेस में कोई भी एरिया लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ ही है ना, और एरिया वेक्टर इस तरफ है। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यानी यानी कर्व सरफेस पे क्या होगी? जीरो हो जाएगी, फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, एंड पे पास हो रहा होगा। पिछली केस का उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? पिछले केस में कर्व, पिछले केस का उल्टा हो गया कि नहीं है? पिछले पिछले केस में एंड में क्या बता दें। हाँ, कर्व सरफेस पे क्या होगा? देखो कर्व सरफेस में कोई मैं एलिमेंट ले लूँ, उसकी सरफेस पे ऐसा ही एलिमेंट तो लूंगा, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ ही है। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। कहने का मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, इधर साइड में लोगे, इधर साइड में पॉइंट लोगे तो एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ आ रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही होगी, तब भी 90 डिग्री बन रहा होगा। कोई भी पॉइंट ले लो सरफेस पे, कर्व सरफेस पे कोई भी आप पॉइंट लेंगे, तो हमेशा क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। दैट मीन्स आपकी जो कर्व सरफेस है उस पर फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, केवल इन दोनों एंड पे ही पास हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? टोटल फ्लक्स पासिंग, टोटल फ्लक्स थ्रू 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 गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर कितना हो जाएगा टोटल? दिस प्लस दिस, ये वाला फ्लक्स प्लस ये वाला फ्लक्स। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? यानी ई डॉट ए वेक्टर प्लस ई डॉट ए वेक्टर। वो इंटीग्रेशन का साइन यूज करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो इसमें यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ए ही तो आएगा, तो पूरी एरिया ही तो आएगी। अब क्या हो जाएगा? ये ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू बताओ, एंड क्यों है? एंड जीरो, यानी ई ए प्लस ई ए हो जाएगा, दैट इज 2 ई ए। समझ में आई बात?
दैट मीन्स टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, नॉर्मल जो हमने फॉर्मूला यूज करते हैं उससे आ रहा है 2E। अच्छा, अब गॉस थ्योरम लगाते हैं। गॉस थ्योरम भाई, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलता है? इस पर्टिकुलर एरिया में जितना चार्ज या फिर जो भी गॉसियन सरफेस चार्ज इंक्लोज करता है, मान लेते हैं क्यू चार्ज इंक्लोज कर रहा है इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज है? ए क्यू चार्ज है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो फ्लक्स होता है टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, वो इसके बराबर होना चाहिए जैसे पिछले केस में किया है यार। तो ये फॉर्मूला आ गया। दिस ये किसकी वजह से है? ये अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम है, ये हमने अपना एनालिटिकल वे से निकाला है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना बाय गॉस थ्योरम। अच्छा, क्यू की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी हो जाएगी सिग्मा के टर्म में, सिग्मा है, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा ए। इस पर्टिकुलर एरिया में जितना भी चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? सिग्मा ए के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 ई ए कैंसिल आउट हो गया, ई की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात? दैट मीन्स जब कभी भी कंडक्टिंग शीट हो, सॉरी नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट हो, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलो ऐसा करो, डायग्राम ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करो, नहीं नहीं नहीं, डायग्राम ड्रॉ करो। सही नहीं हुई क्या? ब्लर आ रही है थोड़ी थोड़ी? सही है, चलो मैं बोल रहा हूँ, तब तक सही हो जाएगी। हम्म, दिख रहा है? तो रुको फिर हम, चलो देखो, डायग्राम बना लो पहले। देखो, लेट अस कंसीडर। हाँ यार 5 बजे, ऐसा करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसको मैं थ्योरी स्क्रीनशॉट ले लो, तो थोड़ा गैप छोड़ देना, उसके बाद इतना पोर्शन नीचे लिख लेना, थोड़ा ऊपर गैप छोड़ देना, वो उसमें थ्योरी लिखवा दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।